दोस्तों, अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक काफी बड़ा खुलासा भी किया है, जो आप सभी लोगों के लिए, चाहे आप उनके विरोधी हो चाहे आप उनके समर्थक हो, सभी के लिए जानना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। हालांकि मुझे पता है कि इस वीडियो से बहुत से लोगों को यकीन नहीं होगा इस चीज पर, इसलिए वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में इस पूरी जो खबर है उसका लिंक और सोर्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका की एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। पिछले कई दशकों से ये दुनिया भर के जितने भी टॉप 20 देश हैं, उनके जो जितने भी लीडर्स होते हैं उनके बारे में डाटा इकट्ठा करती रहती है और उसके बारे में रिपोर्ट भी दुनिया के सामने पब्लिश करती रहती है। लेकिन इस बार इस जो मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी है, इसका डाटा और भी खास हो जाता है और दुनिया भर के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी भी इस पर निगाह थी। क्यों? इसका कारण था कोरोना की वेव। दरअसल कोरोना जिस हिसाब से आया है ना, इसने ना सिर्फ दुनिया भर के लोगों को अफेक्ट किया है, बिजनेस को भी इफेक्ट किया है, लेकिन जो दुनिया भर के लीडर्स हैं उनकी पॉपुलैरिटी में भी गिरावट आई है। क्योंकि कई लोगों को उनकी कोरोना के प्रबंधन के कारण अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। कई लोगों की जो लोकप्रियता है, जो अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, उसके कारण उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो भी बहुत तेजी से घटी है। ऐसे में दुनिया भर की नजर ये थी कि इस साल जो ये मॉर्निंग कंसल्ट है अपनी टॉप 10 लीडर की लिस्ट निकालेगी तो उसमें किस देश के लीडर का कौन सा स्थान होगा, और वही रैंकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो स्क्रीन पर देखिए, सबसे पहले नंबर 10 पर आते हैं पेड्रो सांचेज। ये स्पेन के प्रधानमंत्री है और इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो मात्र 36% ही है। ऐसे में इनकी स्थिति काफी खराब हो गई है इनके देश में। अब आते हैं नंबर 9 पर। नंबर 9 पर है मून जे इन, दक्षिण कोरिया के ये राष्ट्रपति हैं। आपको बताऊं कि जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ था तो दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं मून जे इन, इनकी खूब तारीफ हुई थी, लेकिन अंत में इनकी सारी स्ट्रेटजी फेल हुई। कोरोना काफी तेजी से फैला है और अब जो वैक्सीनेशन है वो भी काफी स्लो है दक्षिण कोरिया में, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी मात्र 37% रह गई है। अब आ जाते हैं नंबर 8 पर, बोरिस जॉनसन। 44% इनकी जो पॉपुलैरिटी है। इसमें बताया जा रहा है कि 5 से लेकर 6% की गिरावट आई है, कारण है वही कोरोना। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर, जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री। इनकी जो गिरावट है वो और तेज है, क्योंकि इनकी जो पॉपुलैरिटी थी पिछले साल 60% से भी ज्यादा थी, जो अब 48 पर आ गई है कोरोना के प्रबंधन के कारण। अब नंबर 6 पर जो नाम है काफी इंटरेस्टिंग है, जो बाइडेन का। जो बाइडेन नंबर 6 पर है और इनकी पॉपुलैरिटी है 53%। इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जी हाँ, 3 से लेकर 4% बढ़ी है। कारण है वैक्सीनेशन में तेजी, इस वजह से लोगों में इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर, एंगेला मर्केल, जर्मनी की चांसलर। 53% की इनकी आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन जर्मनी की पॉलिटिक्स के हिसाब से और जो एंगेला मर्केल का स्टेचर है उसके हिसाब से ये काफी कम है, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी लगभग 60 से लेकर 70% के बीच हमेशा रहा करती थी। इसमें भी काफी गिरावट देखी गई है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पर, स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री हैं। 54% इनकी पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल सेम है जो पहले थी वही इनकी बनी हुई है। अब आ जाते हैं नंबर 3 पर, लोपेज ओब्राडोर, मैक्सिको के ये राष्ट्रपति हैं। 63% इनकी पॉपुलैरिटी है। और आपको बता दूं कि ये पॉपुलैरिटी बढ़ी है। हालांकि मैक्सिको के अंदर जो कोरोना का कुप्रबंधन है वो काफी ज्यादा है, इसके बावजूद बढ़ी है। कारण है कि इन्होंने जो गैंगस्टर हैं उन पर काफी ज्यादा लगाम लगाई है। आपको बता दो कि जो मैक्सिको है वहां पर कोरोना से भी ज्यादा बड़ा मुद्दा माना जाता है वहां पर गैंगस्टर का बहुत तेजी से राइज होना। ऐसे में इन्होंने उन पर काफी लगाम लगाई है। नंबर 2 पर आते हैं मारियो ड्राघी। ये इटली के प्रधानमंत्री है। 65% इनकी ज्यादा पॉपुलैरिटी है। कारण क्या है इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के? तो इसके 2 बड़े कारण है। सबसे पहले तो ये नए नए प्रधानमंत्री बने हैं अभी कुछ महीने पहले। दूसरी बड़ी बात, ये इनसे पहले जो पार्टी सत्ता में थी उसने कोरोना पर बहुत ही ज्यादा बुरा मैनेज किया, जिस वजह से लोगों ने उनके खिलाफ बहुत ज्यादा वोट दिया। तो यानी कि ये इनका समर्थन कम है, इनकी विपक्षी पार्टी का विरोध ज्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें वोट दे रहे हैं। अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर आपको मिलेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 66% की इनकी पॉपुलैरिटी है। कि आपको ये 66% बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसी एजेंसी ने जब सन 2019 में इलेक्शन के बाद
अपनी रैंकिंग जारी करी थी तो प्रधानमंत्री मोदी तब से लेकर अब तक करीबन 20% समर्थन गंवा चुके हैं। हालांकि अमेरिकी एजेंसी ने यह जरूर कहा है कि यह गिरावट और भी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री ने समय पर एक्ट किया, भारतीय लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन था उसे बढ़ाया, साथ ही जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन देकर अपने लोगों के बीच जिस तरीके से आशा की नई किरण जगाई, उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी अब भी ज्यादा है। अब इस एजेंसी के जो रैंकिंग पर खुलासे पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो दोस्तों, रिसर्च रिसर्च और रिसर्च, ये वो चाबी है जिसने अमेरिका की सेना को दुनिया में सबसे ताकतवर बना के रखा हुआ है और आगे ये और ज्यादा ताकतवर बनाती जा रही है। और इसकी मदद से ही अमेरिका अपने दुश्मनों से ताकत के मामले में मीलों दूर निकलता जा रहा है। चीन और रूस अमेरिका के एक कदम पास आते हैं, लेकिन अमेरिका फिर 4 कदम उनसे दूर चला जाता है। लोग हर साल अमेरिका की भर भर कर आलोचना करते हैं कि जी अमेरिका अपनी सेना पर इतना खर्च क्यों करता है। अमेरिका $750 अरब उड़ा देता है अपनी सेना पर, तो जबकि मैं आपको बताऊं कि चीन करीबन $300 अरब, भारत $70 अरब और रूस $60 अरब खर्च करता है। हालांकि आप कहेंगे कि अमेरिका इतना सारा पैसा, मतलब कि चीन से भी लगभग 3 गुना से भी ज्यादा बजट रखता है अपनी सेना का, क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है रिसर्च। अमेरिका अपना ज्यादातर पैसा फूकता है नए नए हथियार बनाने में और पुराने हथियारों को और ज्यादा धार देने में, जैसे कि उसने अब एक बार फिर से कर दिखाया है। अमेरिका की सेना ने वो इतिहास रच दिया है जो बाकी के देश सोच भी नहीं रहे हैं। और जब मैं इस हथियार का नाम आपको बताऊंगा ना, तो आप कहेंगे कि क्या बस ये हथियार, लेकिन जब मैं आपको इसका काम बताऊंगा तब आप भी माथा पकड़ लेंगे कि अमेरिका इतनी लंबी सोचकर चल रहा है। तो खैर चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अमेरिका की सेना के इस नए कारनामे पर। दरअसल अमेरिका की सेना पिछले 27 सालों से एक हथियार बनाने में जुटी हुई है। कहने को तो ये एक छोटा सा हथियार है, लेकिन इसे बनाने में अमेरिका की सेना के पसीने छूट गए। स्क्रीन पर आप उसे देख भी सकते हैं। इसका नाम है MQ-25। तो क्या है ये? दरअसल ये एक तरीके का ड्रोन है। ये एक एरियल रिफ्यूलिंग ड्रोन है, यानी कि जो लड़ाकू विमान है उन्हें हवा में ही उनकी रिफ्यूलिंग कर दे, उन्हें ईंधन प्रोवाइड करा दे ताकि उन्हें जमीन पर ना आना पड़े। इससे लड़ाकू विमान की रेंज बढ़ जाती है। लेकिन अमेरिका ने इसे बनाया क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि अमेरिका के पास तो बड़े बड़े एयर रिफ्यूलर है, एक साथ 20-20, 30-30 लड़ाकू विमान को रिफ्यूल कर दे। फिर एक ऐसा ड्रोन जो मुश्किल से 2 लड़ाकू विमान को रिफ्यूल कर सकता है। तो इसके पीछे था अमेरिका का एक खास मकसद। दरअसल अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है और युद्ध के बीच में किसी लड़ाकू विमान को रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर जो रिफ्यूलर जाएगा काफी बड़ा एयरक्राफ्ट होता है। दुश्मन चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, बड़ी आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकता है और उसे एक छोटी सी मिसाइल से भी मारकर गिरा सकता है। वहीं जो MQ-25 स्टिंगरे है, एक तो साइज में छोटा है, भले ये 2 लड़ाकू विमान को रिफ्यूल कर दे, लेकिन ये युद्ध के बीच में सीधा जाकर लड़ाकू विमानों की रिफ्यूलिंग कर सकता है और इसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये काफी हद तक स्टेल्थी है। ऐसे में ये बीच युद्ध के दौरान जो लड़ाकू विमान है उन्हें रिफ्यूल करके उनकी रेंज एक्सटेंड कर सकता है ताकि वो युद्ध के मैदान में ज्यादा समय तक उड़ सकें, और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकल एडवांटेज देगा। दूसरा बड़ा कारण इसके पीछे यह था कि अमेरिका को एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है पिछले 30 सालों से। क्या दिक्कत है कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इन पर तैनात होते हैं लड़ाकू विमान, 50-60 लड़ाकू विमान बड़ी आसानी से इस पर आ जाते हैं। और ये जब दुनिया भर में जाते हैं तो इनके लड़ाकू विमान लगातार उड़ते रहते हैं, पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। अब जो लड़ाकू विमान है, अगर वो अमेरिका के किसी एयरबेस के आसपास है तो उसे रिफ्यूल किया जा सकता है, आसान है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पर एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसी जगह पर है जहां पर आसपास अमेरिका का सैन्य बेस नहीं है, तो अमेरिका को उस जगह पर ऑपरेशन करने हैं। लड़ाकू विमान जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे उड़ना शुरू होंगे, ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर उन लड़ाकू विमानों को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ गई तो ऐसे में उन्हें रिफ्यूल कैसे करेगा? ऐसे में काम आता है ये 25 स्टिंगरे। यह क्या कर सकता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हो सकता है, उसी से उड़ेगा, 2-2 करके जो जितने भी लड़ाकू विमान हैं
उन सबको रिफ्यूल कर देगा। और इसका साइज भी छोटा है, ऐसे में बड़ी आसानी से इसे तैनात किया जा सकता है किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर। और इसकी जो लेंथ है मुश्किल से 16 मीटर है, यानी कि काफी कॉम्पैक्ट है। लेकिन जो इसकी रेंज है 930 किलोमीटर, यानी कि 930 किलोमीटर दूर जाकर भी ये रिफ्यूलिंग अंजाम दे सकता है। और आपको बता दूं कि ये अब बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं, अमेरिका की नौसेना ने पहला इससे रिफ्यूलिंग अभी एक हफ्ते पहले अंजाम भी दिया है। इससे जो एक F/A-18 सुपर हॉर्नेट है उसकी रिफ्यूलिंग भी की जा चुकी है। स्क्रीन पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं। नहीं, अब अमेरिका की नौसेना में इसे शामिल भी किया जा सकता है। और मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि क्यों अमेरिका हर साल $750 अरब खर्च करता है। अमेरिका कहता है कि हम पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन हमारी सेना किसी से भी पीछे नहीं होनी चाहिए। अमेरिका का यही एटीट्यूड उसे एक संपूर्ण सुपर पावर बनाता है।